हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। बहुत दिनों बाद आज फिर से आना हो रहा है और आज हम एक नई शुरुआत लेके आए हैं कि जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं हम उनका विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण जो रहेगा बहुत ही मज़ेदार रहेगा आपके लिए, जिसमें कोई भी नई आपकी घटना रहेगी उस पर पूरा विश्लेषण मैं आपको दूंगा और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा उसमें कवर हो सके। उसका बैकग्राउंड रहेगा, उसका वर्तमान जो स्वरूप है उसको हम कवर करेंगे। तो आज हम जो एक योजना जो करंट में चल रही है, जिसके बारे में मुझे लगता है आपको जानकारी होना चाहिए, एक आपके जो परीक्षा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूरी है कि अग्निपथ योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अग्निपथ योजना क्या है। नॉर्मली देखा जाए तो इससे पहले जो सेना में भर्तियां हुआ करती थी वो रैलियों के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से स्थायी रूप से भर्ती हुआ करती थी। मगर अब जो भर्तियां होंगी वो अग्निपथ योजना के माध्यम से होंगी। इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे एक एक करके हम सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात करें योजना का शुरुआत कब होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कब होता है योजना का, तो योजना स्टार्ट होती है अभी हाल ही में 14 जून 2022 को। 14 जून 2022 को योजना की शुरुआत होती है। इसके अंदर एक प्रावधान रखा गया है कि हर साल, प्रत्येक ईयर में हर साल लगभग 45,000 से 50,000 भर्तियां इस योजना के माध्यम से सेना में करी जाएंगी। और ये सेना में मतलब तीनों सेनाओं में, ठीक है, तीनों सेनाओं में भर्तियां की जाएंगी। तीनों सेनाओं में मतलब कि आपका थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं में भर्तियां होंगी इस योजना के माध्यम से। तो मगर इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं में जो भर्तियां होंगी वो सभी के लिए नहीं है, यानी कि सभी पदों के लिए नहीं है। अधिकारी वर्ग जो है, इसमें अधिकारी जो पोस्ट है उसको नहीं लिया जाएगा। अधिकारी वर्ग से नीचे का जो पद रहेगा उसके जो भर्ती है वो इस माध्यम से की जाएगी। इसमें जो चुने हुए युवा रहेंगे जिनको की सेना में भर्ती इस योजना के माध्यम से किया जाएगा, उनको क्या नाम दिया जाएगा, उनको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। तो जो अग्निपथ योजना का लाभ लेगा उस वीर को हम क्या कहेंगे, अग्निवीर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें इस योजना में, जैसे कि बातें कही जा रही हैं कि योजना 4 वर्ष के लिए रहेगी। 4 वर्ष के लिए योजना रहेगी, बिल्कुल। ये योजना का जो टाइम पीरियड रहेगा, यानी जो अग्निवीर रहेंगे ये कितने समय तक काम करेंगे, तो ये करेंगे 4 वर्ष तक सेना में भर्ती रहेंगे। तो 4 वर्षों के लिए ये आएंगे और 4 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से रहेंगे। 4 वर्ष के पश्चात इनका टाइम पीरियड खत्म करके इनको अलग कर दिया जाएगा। मगर उसमें एक चीज का ध्यान ये रखना है कि 4 वर्ष के बाद इसमें से जो 25% अग्निवीर रहेंगे उनको स्थायी कमीशन मिलेगा। 25% जो अग्निवीर रहेंगे उनको स्थायी हम कर देंगे, तो वो स्थायी आपका कमीशन हो जाएगा। और जो 25% भर्ती होंगे आगे से, यानी 25% जो आगे आ जाएंगे, इन 25% का टाइम पीरियड जैसे अभी सामान्यतः होता है 15 साल इनकी सर्विस रहेगी। 15 साल के बाद ये स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये रहेगा इसमें। तो 4 बातें हमने देखी हैं इसमें, इसको देखना है। पहली बात, शुरुआत कब हो रही है, तो 14 जून 2022 को। इसमें लगभग साल भर के अंदर 45 से 50,000 की भर्तियां इसमें की जाएंगी। तीनों सेनाओं के लिए ये काम करेगी। इसमें जो भर्तियां होंगी अधिकारी वर्ग की नहीं होंगी, केवल सिपाही वर्ग जो रहेगा, सिपाही में नायक हो गया आपका, उससे ऊपर सूबेदार हो गया, इनके लिए भर्ती रहेंगी। अच्छा, अधिकारी वर्ग अगर देखें तो कहां से स्टार्ट होता है, लेफ्टिनेंट से। जो लेफ्टिनेंट का पद होता है जिसमें कि 2 स्टार लगा होता है, ये रहेगा आपका अधिकारी वर्ग का पहला स्तर, निचला स्तर। यहां से जो भर्ती होंगी वो इस योजना के माध्यम से नहीं होंगी, इससे नीचे वाली भर्तियां सारी इस योजना के माध्यम से होंगी। जो इसमें चुनकर आएगा व्यक्ति वो अग्निवीर कहलाएगा, जो सैनिक इसमें चुन के आएगा वो अग्निवीर कहलाएगा। 4 वर्षों के लिए आएगा, अस्थायी रूप से रहेगा। 25% को हम क्या कर देंगे, स्थायी कमीशन देंगे। उसके लिए भी क्या रहेगा, एग्जाम होगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, 25% को स्थायी कर देंगे, जो कि 15 सालों तक काम करेंगे। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हम देखें इसका एज लिमिट क्या रहेगा, यानी कौन, योग्यता क्या रहेगी। एक तरह से योग्यता की बात करते हैं। अब अगर योग्यता की बात की जाए, सारी योग्यताएं उन्होंने सेम रखी हैं। जैसी पहले योग्यता हुआ करती थी वैसे ही सारी योग्यताएं सेम रहेंगी। जैसे शैक्षणिक योग्यता वो सेम रहेगी, 8th पास 10th पास जो रहती है अलग अलग पदों के लिए, वो वैसी के वैसी रहेगी। केवल अंतर रहेगा आयु में। यहां पर जो आयु रहेगी वो रहेगी 17.5 से
21 साल, 17.5 से 21 वर्ष का जो व्यक्ति है वो इसमें इस योजना का लाभ ले सकता है। तो 17.5 से 21 वर्ष इसको आप याद रखिए। मगर अभी जो वायुसेना में भर्ती निकली है उसमें उन्होंने एक प्रावधान रखा है कि 23 साल का जो बंदा है वो भी उसमें भर्ती ले सकता है, यानी फॉर्म डाल सकता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से वैकेंसी नहीं आई, उस कारण से उन्होंने उसको चेंज किया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो आयु हो चुकी है आपकी। अच्छा, ये जो 4 साल का पीरियड है, इस 4 साल के पीरियड को भी हम डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 साल के पीरियड में 6 महीने रहेंगे आपके प्रशिक्षण के। प्रशिक्षण कितने महीने का होगा? 6 महीने का होगा। इसके साथ जो तैनाती होगी, सेना में तैनाती होगी, वो कितने साल की होगी? 3 वर्ष और 6 माह। इस तरह से टोटल 4 साल का पीरियड आपका कंप्लीट होता है। 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल का आपका तैनाती रहेगी। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें चयन प्रक्रिया की, कि भाई अग्निवीर जो आप बनाओगे तो अग्निवीर प्रक्रिया में आपका चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से आप भर्ती करोगे इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत। तो अग्निपथ योजना में भर्ती का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। जैसी पहले होती थी, रैलियां भर्ती होंगी, यानी रैलियां होंगी। बस रैलियों का ये कंफर्म है कि इसमें जो रैलियां होंगी साल में 2 बार होंगी, वर्ष में 2 रैलियां होंगी। इन रैलियों के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, रैलियों के माध्यम से भर्ती होंगी, फिर एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, जो प्रोसेस पूरी होती है वही पूरी प्रोसेस वैसी की वैसी रहेगी। यानी कह सकते हैं चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई इस योजना के बारे में। अब हम बात करेंगे इस योजना में जो आर्थिक पैकेज रहेगा वो क्या रहेगा। आर्थिक पैकेज कैसा रहेगा, यानी जो अग्निवीर हमारे होंगे उन अग्निवीरों को कौन कौन से आर्थिक लाभ दिए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। तो पहले मैं 4 साल का पूरा आपको एक डिटेल समझा देता हूं कि 4 सालों में अग्निवीर को क्या सैलरी दी जाएगी, क्या वेतन दिया जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो पहली बात, पहले वर्ष में, पहले साल में हमें सैलरी मिलेगी कितना? 30,000 पर मंथ। हर महीने पहले साल में 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। हर महीने 30,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। मगर ध्यान ये रखना है, इसमें से आपको पूरी हाथ में नहीं मिलेगी। आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो केवल 70% आएगी। 70%, यानी कि अगर इसका 70% देखा जाए तो आएगा 21,000। 21,000 रुपये मिलेंगे आपको इन हैंड। उसके बाद जो बचा हुआ 30% है, 30% ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ जाएगा? एक निधि बनाई गई है जिसको बोलते हैं सेवा निधि। सेवा निधि में जाएगा आपका 30% हिस्सा, यानी कि जो 9,000 रुपये बचे हैं वो 9,000 रुपये कहाँ पहुँच जाएंगे? सेवा निधि में। और ये आपको आखिरी में मिलेंगे, जब आपकी सेवा समाप्ति हो जाएगी 4 साल बाद, तब सेवा निधि से पैसा जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में आपको मिलेंगे कितना? सेकेंड ईयर में मिलेंगे 33,000। 33,000 मिलेंगे पर मंथ सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में मिलेंगे आपको 36,500, 36,500 मिलेंगे। और जो चौथा साल रहेगा, चौथे साल में आपको मिलेंगे कितना? 40,000। ये रहेगा पेमेंट, सब में यही रहेगा। 70% हैंड में मिलेगा आपको और 70% हाथ में मिलेगा और 30% आपका सेवा निधि में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 30% और 70% वाला कंसेप्ट सभी सालों में और सभी महीनों में रहेगा। ये आपको टोटल याद रखना है। अब इसमें बात क्या ध्यान रखना है, 4 साल कंप्लीट हुए, सेवा निधि का हमारा कितना पैसा बना। तो सेवा निधि में आपने 4 सालों में जमा कर दिया था 5.2 लाख रुपए। 5.02 लाख रुपए आपने जमा कर दिया था। मगर ये आपको ऐसा कैसा नहीं मिलेगा। सरकार क्या करेगी, जितना पैसा आपने जमा किया उतना ही सरकार भी अपनी तरफ से उसमें आपके लिए ऐड करेगी सेवा निधि में। यानी कि आपने 9,000 किए थे, सरकार भी 9,000 आपके लिए देगी। टोटल आपका एक महीने का 18,000 रुपये जमा होगा सेवा निधि में। तो जितना आप दे रहे हो उतना ही सरकार दे रही है। मतलब आपका सेवा निधि क्या हो जाएगा? डबल। आपका सेवा निधि का पैसा हो गया डबल। कितना हो जाएगा 4 साल बाद? तो वो हो जाएगा 10.04 लाख रुपए। ये हो जाएगा सेवा निधि का टोटल अमाउंट। मगर आपको केवल इतना सा नहीं मिलेगा, केवल इतना सा नहीं मिलेगा, आपको इसका ब्याज भी दिया जाएगा। इसके ऊपर आपका जो ब्याज बनेगा उसको मिला के हम कितना राशि देंगे आपको? तो 11.71 लाख रुपए।
11.71 लाख रुपए आपको 4 साल के बाद सेवा निधि से दिया जाएगा। तो पहला प्रावधान यही हो गया कि 4 साल बाद हमें क्या मिलेगा, तो 4 साल बाद आपको सेवा निधि से 11.71 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे आप अपना नया व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको 4 साल के बाद करना है, कोई भी व्यापार करना है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आर्थिक पैकेज हो गया पहला सैलरी वाला, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है, अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है उस समय उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो अगर उसकी बात की जाए तो इसमें 3 प्रावधान है हमारे पास। एक तो है कि आपको बीमा राशि दी जाएगी, वो भी गैर अंशदायी बीमा रहेगा, ये याद रखना। गैर अंशदायी बीमा की राशि दी जाएगी। कितना मिलेगा आपको गैर अंशदायी बीमा के रूप में? 48 लाख रुपए। 48 लाख मिलेंगे गैर अंशदायी बीमा के रूप में। गैर अंशदायी बीमा का मतलब होता है आपका उसमें कोई हिस्सा नहीं जमा होगा। वैसे अगर बीमा आप करवाते हैं तो आपको कुछ हिस्सा अपना जमा करना पड़ता है, मगर इसमें आपको कोई हिस्सा राशि जमा नहीं करनी है, आपको गैर अंशदायी बीमा दिया जाएगा। दूसरा, इसके बाद आपको सरकार भी अपनी तरफ से कुछ राशि देगी, जिसको बोलेंगे अनुग्रह राशि। अनुग्रह राशि, तो अनुग्रह राशि के रूप में कितना मिलेगा आपको मिलेगा 44 लाख, यानी कि 44 लाख रुपए मिलेंगे अनुग्रह राशि के रूप में। इसके साथ में आपको सेवा निधि का जो धन है वो दिया जाएगा। सेवा निधि का टोटल, भले ही आपकी 4 साल नौकरी पूरी ना हुई हो, मगर उसके बाद भी आपको ये 11.71 लाख रुपए का टोटल अमाउंट आपको सेवा निधि का दिया जाएगा मृत्यु पश्चात। और साथ ही आपको ध्यान में ये रखना है, इसमें और क्या मिलेगा, अगर आपकी सेवा का कुछ समय रह गया था, सेवा का समय रह गया, जैसे मान लो आपका 1 साल सेवा हुआ और 1 साल के बाद 3 साल रह गए, तो 3 साल की जो बची हुई सैलरी है वो भी आपको इसके साथ में दी जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो शेष समय है, सेवा का शेष अवधि, सेवा की शेष अवधि का वेतन, ये भी आपको दिया जाएगा। तो मृत्यु पश्चात जो आपका आर्थिक पैकेज रहेगा उसमें 3 बातें रहेंगी। एक रहेगा गैर अंशदायी बीमा 48 लाख का, दूसरा अनुग्रह राशि 44 लाख की, और तीसरा सेवा निधि, और साथ साथ में शेष अवधि का जो वेतन रहेगा वो यहाँ पर शहीद को दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मृत्यु के समय आपको पैकेज क्या दिया जाएगा। इसके पश्चात हम बात करें, मान लो व्यक्ति शहीद नहीं हुआ, शारीरिक रूप से उसको क्षति हुई है, एक तरह से कह सकते हैं वो दिव्यांग हो गया। तो अगर पार्शियली या कंप्लीटली डिसेबल वो हो गया है, तो उस समय उसको विकलांगता की स्थिति में हम उसको विकलांग शब्द नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, दिव्यांग। तो दिव्यांगता की स्थिति में उसे क्या मिलेगा, दिव्यांगता की स्थिति में 3 कंडीशन रहेंगी। अगर वो 100% विकलांग हो गया, अगर वो शारीरिक रूप से 75% विकलांग हुआ, या फिर वो शारीरिक रूप से 50% विकलांग हुआ। अच्छा, ये तय कौन करेगा कि आप 100% हुए, 75% हुए, 50%? तो ये तय करेगा आपका मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, ये तय करेगा आपकी मेडिकल अथॉरिटी। मेडिकल अथॉरिटी जो रहेगी ये तय करेगी आप कितने डिसेबल हुए हो, और इस डिसेबल के हिसाब से आपको राशि दी जाएगी। जैसे अगर आप 100% डिसेबल हुए तो आपको वही राशि दी जाएगी जो कि एक शहीद को दी जाएगी। तो 44 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। अगर आप 75% हुए तो आपको 25 लाख दिए जाएंगे, और अगर आप 50% हुए तो आपको 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी अनुग्रह राशि के रूप में। तो ये तो रहेगा आपका दिव्यांगता के लिए। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो ये रहेगा आपका 3 कंडीशन हमने देखी। जब आप नौकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सेवा के समय आपको वेतन दी जाएगी, 4 साल में अलग अलग वेतन रहेगी। अगर आप की मृत्यु हो जाती है उस समय आपको 3 ये लाभ दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर आप दिव्यांगता की स्थिति में आते हैं तो आपको ये 3 तरह की राशि दी जाएगी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो रक्षा बजट है वो भारत का क्या रहता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि अग्निवीरों की, तो उनको जो वेतन और पेंशन दिया जाता है, क्योंकि इस योजना में ये प्रावधान किया गया है कि पेंशन हम नहीं देंगे, पेंशन का प्रावधान नहीं रहेगा। तो पेंशन वगैरह में पहले कितना खर्च होता था, आज के समय क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा रक्षा बजट की। रक्षा बजट भारत का जो वर्ष 2022-23 का बजट था,
2022-23 का जो रक्षा बजट था वो था 5.25 लाख करोड़ रुपए, 5.25 लाख करोड़ रुपए। ये हमारा 2022-23 का रक्षा बजट था। और अगर बात की जाए 2021-22 का, यानी इससे पहले हमारा रक्षा बजट क्या था, तो वो था 4.78 लाख करोड़ रुपए। तो ये दोनों वर्ष का रक्षा बजट याद रखना है थोड़ा सा। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले हमारा कम था, मगर हमने इस साल रक्षा बजट को बढ़ा दिया है, तो 5.25 लाख कर दिया है रक्षा बजट। और इसके अंतर्गत बस 2-3 चीज़ें और याद रखना है कि पहले हमारा जो वेतन हुआ और जो पेंशन हुआ उस पर कितना खर्च होता था, वेतन और पेंशन पे कितना खर्च होता था, क्योंकि वेतन और पेंशन में हमारा लगभग आधा हिस्सा जो है वो चला जाता है। कितना होता था, तो 1.35 लाख करोड़, 1.35 लाख करोड़ हमारा लगभग किस में चला जाएगा, ये अनुमान है अभी, ये अनुमान है कि हमारा इसमें चला जाएगा सैलरी में। और बचा लगभग कितना, 1.2 लाख रुपए, 1.2 लाख करोड़ रुपए ये चला जाता है हमारा पेंशन में। तो इतना खर्च हो जाएगा हमारा टोटल पेंशन और वेतन में। टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 2.55 लाख करोड़। तो इतना तो धन देखिए आप, लगभग आधा जो धन है वो किस में जा रहा है, आपका पेंशन और वेतन में जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का ये मोटिव था कि हमें पेंशन और वेतन से थोड़ा सा कटौती करना है, और उसको हम कहाँ लेके आएंगे। देखिए इसमें थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे अगर ये समझ लेंगे तो आपके फायदे में रहेगी। जैसे कि कोई भी व्यय होता है अर्थव्यवस्था में, आप देखेंगे कोई भी जो व्यय होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय का मतलब है वो व्यय जो हम डेली यूज में या फिर ऐसे कामों में लगाते हैं जिससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है, जैसे वेतन देना, पेंशन देना, ये सब कैसे व्यय हैं, राजस्व व्यय हैं। और पूंजीगत व्यय की बात करें जिसमें कोई पूंजी की संपत्ति का निर्माण हो रहा है, जैसे कि मान लो हमने अपने आर्मी के लिए कोई टैंक खरीदा, आर्मी के लिए कोई ऐसी संपत्ति खरीदी जो भविष्य में भी हमारे काम में आने वाली है, वो क्या रहेगी, पूंजीगत। तो सरकार क्या कर रही है, राजस्व व्यय को कम कर रही है और पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने से क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, हमारी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन होगा, नए नए हथियार और नए नए जो टेक्नोलॉजी है वो हम हमारी आर्मी को दे पाएंगे। ये सरकार का मेन मोटिव है इसमें, ठीक है। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, अभी हम देखें तो हमारा राजस्व व्यय ज़्यादा है और पूंजीगत व्यय जो है वो हमारा कम है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारे कुछ चर्चा बजट पर। अब देखिए हमारा उद्देश्य इस योजना को पढ़ाने का है कि आपको जानकारी मिले और परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण रहे। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं एमपीपीएससी में या यूपीएससी में, तो वहाँ आंसर राइटिंग में आपको काम में आएगा कि इस योजना के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। इस योजना के सरकार ने भी कुछ फ़ायदे गिनाए हैं और विशेषज्ञों ने भी कुछ फ़ायदे बताए हैं कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि इस योजना को कहा गया है ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती। तो ये योजना जो है ये कैसी योजना है, ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती योजना है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, पूरी भारत को शामिल कर रहे हैं। इसमें भारत का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं छूटेगा इस योजना के लाभ से, सभी को लाभ दे रहे हैं और हर कैटेगरी का व्यक्ति इसमें लाभ ले पाएगा। फिर हमारा इसमें उद्देश्य है, हमें करना है युवा प्रोफाइल बनाना है, हमारी सेना की युवा प्रोफाइल हमें तैयार करना है। युवा प्रोफाइल का मतलब होगा, अभी के समय अगर देखा जाए तो हमारी सेना की औसत आयु जो है वो है 32 वर्ष, उसको कम करके हमारा टारगेट है कि 6 से 7 वर्ष के अंदर इस योजना को लागू करने के बाद हमारा जो औसत आयु है वो कितना हो जाएगा, लगभग 26 वर्ष हो जाएगा। तो औसत आयु जो है उसको हम कम कर रहे हैं, यानी युवा प्रोफाइल कर रहे हैं हमारी सेना की। तो सेना को युवा प्रोफाइल में बदलना, ये रहेगा इसका काम। फिर दूसरा काम रहेगा आधुनिकीकरण। दूसरा इसका जो लाभ रहेगा वो रहेगा आधुनिकीकरण। हम क्या करेंगे, अपनी सेना का आधुनिकीकरण करेंगे, नई नई तकनीक लेके आएंगे, इसके अंदर नई तकनीक को हम शामिल करेंगे, ये इसका एक फ़ायदा रहेगा। अच्छा, ये जो आपके अग्निवीर रहेंगे इनको एक नाम से और जाना जा रहा है, फ्यूचर रेडी सैनिक। ये क्या रहेंगे, फ्यूचर रेडी सैनिक रहेंगे।
अब देखिए फ्यूचर रेडी सैनिक का मतलब है भविष्य के लिए सैनिक तैयार हो रहे हैं। 4 साल में उनको रिटायर तो कर दिया जाएगा, मगर भविष्य में क्या होगा, अगर जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह से कोई आंतरिक या बाह्य घटना होती है उस समय, या फिर कोई आपदा होती है उस समय, अगर हमें मान लो सैनिक की ज़रूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी में हम जो भर्ती करेंगे वो किन को करेंगे, ये जो हमारे पुराने अग्निवीर रहेंगे उनको ही हम वापस भर्ती कर लेंगे, जिससे कि हमारी सेना का जो फ्यूचर रेडी सैनिक है वो तैयार रहेगा। तो फ्यूचर रेडी सैनिक जो है वो इसका एक लाभ है। दूसरा, जब व्यक्ति यहाँ से रिटायर होकर जाएगा 4 साल बाद, तो उसको साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको स्किल का सर्टिफिकेट या कह सकते हैं कि कौशल का प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा। ये कौशल का प्रमाण पत्र उसको भविष्य में काम आएगा, कहीं भी वो नौकरी करने जाएगा वहाँ उसको प्राथमिकता दी जाएगी इस प्रमाण पत्र के माध्यम से। दूसरा, सरकार ने इसका एक फायदा गिनाया है कि इस योजना के माध्यम से युवा और अनुभव इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। पहले से हमारी सेना में अनुभव तो काफ़ी है, अगर हम इस अग्निपथ योजना के माध्यम से नए सैनिक भर्ती करेंगे तो वो सैनिक रहेंगे युवा, और युवा में होता है जोश और अनुभव से होता है ज्ञान। जब जोश और ज्ञान दोनों चीज़ें मिलेंगी तो जो सेना का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये सरकार का उद्देश्य है। फिर इसका एक लाभ है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि सेना को जाना जाता है अनुशासन के लिए। अनुशासन के लिए सेना को जाना जाता है, तो इससे व्यक्ति क्या सीखेगा, अनुशासन। अग्निवीर बनने के बाद व्यक्ति में अनुशासन आ जाएगा, शारीरिक फिटनेस आ जाएगी, शारीरिक फिटनेस आ जाएगी। फिर और इससे क्या फायदा होने वाला है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी ज़्यादा। जब वो देश की सेवा 4 साल करेगा तो उसके अंदर जो भावना है वो देशभक्ति की भावना होगी। ठीक है, भविष्य में अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहाँ हम उनका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, उनका कौशल विकास अच्छा रहेगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है, काफ़ी ट्रेनिंग ली होती है, इससे उनका जो विकास है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया इनके कुछ लाभ। ठीक है, अगर आपको भी कुछ इसमें और लाभ लगता है तो आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि इसमें और हम क्या लाभ को जोड़ सकते हैं, क्या लाभ हो सकता है इसका और। ठीक है, तो ये हो गया लाभ। अब हम बात करते हैं कुछ इनकी हानियों की। जैसे कि क्या होता है, कोई भी योजना आती है तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ रहेगा और कुछ ना कुछ उसकी हानि रहेगी, कुछ सीमित उसकी आलोचनाएं रहेंगी। तो अगर बात की जाए इसकी सीमाएं क्या हैं या इसकी आलोचना में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, सीमाएं, आलोचनाएं या इसकी नुकसान क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला इसका नुकसान गिनाया जा रहा है कि 4 साल के बाद, 4 साल बाद व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। केवल 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसा देखा गया है कि जो एक्स आर्मी मैन हुए हैं या फिर जो पहले आर्मी में हुए थे व्यक्ति, उन लोगों को जो रोजगार मिलता है वो अच्छी लेवल का रोजगार नहीं मिलता है। उन्हें क्या होता है, जैसे एटीएम के बाहर गार्ड के रूप में नौकरी मिल गई, मतलब कि कह सकते हैं उन्हें जॉब के बेहतर अवसर नहीं मिलेंगे, जॉब के बेहतर अवसर नहीं मिल पाएंगे, बेहतर अवसर नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो बहुमूल्य समय है वो जो 4 साल का टाइम था वो अपने देश की सेवा के लिए दे दिया। उसके बाद उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा उस लेवल का नहीं हो पाता। जैसे कि मान लो वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाह रहा है तो वो टेक्निकल में नहीं जा पाएगा अब, क्योंकि उसने वो चीज़ छोड़ दी है, तो वो नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा, इसके द्वारा जो अग्निवीर बने हैं उनको गेस्ट सोल्जर कहा है उन्होंने। गेस्ट सोल्जर क्यों कहा है, क्योंकि एक ऐसा सोल्जर होगा जो 4 साल आएगा, 4 साल सेवा करके चला जाएगा, तो एक तरह से अतिथि हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इससे एक नुकसान ये भी गिनाया जा रहा है कि एकजुटता की कमी रहेगी। इससे एकजुटता की कमी मतलब है कि जब सेना में काम करेंगे और नए नए सैनिक जो हैं चेंज होते रहेंगे तो इनमें क्या होगा, इतनी एकता नहीं रहेगी जितनी कि एक वर्तमान सैनिक में होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा अग्निवीर का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।